हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे आप सब। हंसवानी कोचिंग क्लासेस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। डियर स्टूडेंट्स, आज से हम क्लास 12th मैथ्स की शुरुआत करने वाले हैं और क्लास 12th मैथ्स की परफेक्ट तैयारी अगर आपको करनी है तो आप इस चैनल को लाइक एवं सब्सक्राइब जरूर कर लें। साथ ही बेल आइकन को दबा दें ताकि हमारे द्वारा डाले हुए हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। डियर स्टूडेंट्स, अगर हम क्लास 12th की बात करें तो क्लास 12th मैथ्स में आज हम चैप्टर फर्स्ट की शुरुआत करने वाले हैं, जिसका नाम है संबंध एवं फलन। और संबंध एवं फलन नाम का जो चैप्टर है वो क्लास 12th के स्टूडेंट्स को बहुत परेशान करता है। सभी विद्यार्थियों का यह मानना होता है कि जो संबंध एवं फलन नाम का चैप्टर है ये बहुत ही टफ चैप्टर है, और मेरा मानना यह है कि ये बहुत ही इजी चैप्टर होने वाला है। बस ठीक तरीके से आपको समझने की ज़रूरत है। तो आप वीडियो में अंत तक जरूर बने रहें। आपके लिए एक एक बात बहुत सिंपल तरीके से क्लियर होने वाली है। तो पहला जो हमारा चैप्टर है जिसका नाम है संबंध एवं फलन, और अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो इस चैप्टर में आपके लिए 4 प्रश्नावली मिलने वाली हैं। अगर हम इस बात करें इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ना है, अगर हम तो इसमें आपके लिए कितनी प्रश्नावली मिलने वाली है? 4। अगर हम पहली प्रश्नावली की बात करें तो प्रश्नावली 1.1 की अगर हम बात करें तो यहां हमारे लिए संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं। अगर हम यहां पर बात करें तो यहां हमारे लिए किसके प्रकार पढ़ने हैं? संबंधों के प्रकार। फर्स्ट प्रश्नावली में इसे आप बोलते हैं टाइप ऑफ रिलेशन। जो फर्स्ट प्रश्नावली है इसमें हम संबंधों के प्रकार पढ़ेंगे। वैसे तो अगर हम देखें विद्यार्थियों तो संबंधों के बहुत सारे प्रकार होते हैं, लेकिन यहां हमारे लिए संबंधों के मुख्य 4 प्रकार पढ़ने हैं, जिसमें से स्वतुल्य संबंध, सम्मित संबंध, संक्रामक संबंध और तुल्यता संबंध। दूसरी अगर हम बात करें तो प्रश्नावली जो सेकंड है आपकी, प्रश्नावली 1.2 में आप फलनों के प्रकार पढ़ोगे। फर्स्ट वाली प्रश्नावली में हमें संबंधों के प्रकार पढ़ने हैं, सेकंड वाली प्रश्नावली में हमें फलनों के प्रकार पढ़ने हैं। आ रही बात समझ में? अगर हम तीसरी बात करें प्रश्नावली 1.3 की, अगर प्रश्नावली 1.3 की बात करें तो फलनों का संयोजन या और व्युत्क्रमणीय फलन, ये 1.3 में है। प्रश्नावली अगर हम 1.4 की बात करें तो प्रश्नावली 1.4 में हमें द्विआधारी संक्रियाएं पढ़नी है। तो ये हमारे लिए इस चैप्टर में पढ़ना है। 1.1 की अगर हम बात करें तो यहां संबंधों के हम प्रकार पढ़ेंगे कि संबंध के जो प्रकार हैं वो कौन कौन से हैं। आ रही बात समझ में? 1.2 में हम फलनों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। 1.3 में हम फलनों का संयोजन और व्युत्क्रमणीय फलन पढ़ने वाले हैं। और 1.4 की अगर हम बात करें तो द्विआधारी संक्रियाएं पढ़ने वाले हैं। अगर हम इस चैप्टर की बात करें तो चैप्टर की प्रश्नावली 1.1 और 1.2 ये सभी बोर्ड वालों के लिए है, चाहे वो एमपी बोर्ड के हों, यूपी बोर्ड के हों, बिहार बोर्ड के हों
राजस्थान बोर्ड के हो, ये वाली प्रश्नावली जो है वो सभी बोर्ड में है 1.1 और 1.2। लेकिन अगर हम बात करें 1.3 और 1.4 की, तो ये कुछ बोर्ड में है और कुछ बोर्डों ने इसको हटा दिए हैं। तो जिन लोगों के लिए 1.1 1.2 तो ये सभी को है, तो सबको ही पढ़ना है, लेकिन 1.3 और 1.4 जिनके सिलेबस में है वो पढ़ें, जिनके सिलेबस में नहीं है उनको पढ़ने की कोई ज़रूरत नहीं है। आ रही बात समझ में? तो यहां तक आपके लिए याद रखना है कि ये 1.1 और 1.2 मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाली है, और यहां से आपके लिए बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन बनता ही है। ये दो प्रश्नावली इतनी इंपॉर्टेंट कि यहां से आपको एक क्वेश्चन मिलेगा ही। अब इसको आप कठिन समझते हो, लेकिन आज जब हम इसकी शुरुआत करेंगे 1.1 की, तो आप खुद बोलोगे कि सर ये बिल्कुल भी कठिन टॉपिक नहीं है। बड़े ही सिंपल तरीके से आपको 1.1 प्रश्नावली समझ में आने वाली है। बस आपको वीडियो को बिना स्किप किए हुए अंत तक देखना है। आ रही बात समझ में? और जो बात आपको समझ में नहीं आ रही है 1.1 में, वो आपको कमेंट करके जरूर पूछना है। तो आज हम शुरुआत करते हैं फर्स्ट प्रश्नावली, जिसका नाम है संबंधों के प्रकार। मतलब इस वाली प्रश्नावली में हम संबंधों के प्रकार पढ़ने वाले हैं। ठीक है, तो किस प्रश्नावली की हम शुरुआत करते हैं? प्रश्नावली 1.1। ठीक है, चलो तो पहले हम संबंधों को समझते हैं और थोड़ा सा हम इस टॉपिक को, इस चैप्टर को समझने के लिए 11th की ओर चलते हैं, क्योंकि बेटा ये जो चैप्टर है वो 11th से पूर्णतः कनेक्टेड है। जिन स्टूडेंट्स ने 11th में समुच्चय नाम का टॉपिक पढ़ा है उनके लिए बहुत इजी है, और जिनने नहीं भी पढ़ा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आपको एक एक बात यहीं पर क्लियर होने वाली है। सबसे पहले हम बात करते हैं समुच्चय की कि आखिर समुच्चय क्या है। क्या है समुच्चय? तो आपको सभी को पता होगा, समुच्चय का मतलब होता है सुपरिभाषित अवयवों के समूह को, या अवयवों का जो सुपरिभाषित समूह होता है उसे हम समुच्चय कहते हैं। सुपरिभाषित का मतलब यह होता है कि अगर हम 4 लोगों के हिसाब से उसका आंसर पूछे तो चारों का आंसर एक ही होना चाहिए। बात समझ में आ रही है ना? हमने आपसे बोला कि अगर आपके पास बहुत सारे अवयव हैं और उस बहुत सारे अवयवों को सुपरिभाषित कर दिया जाए, एक नियम के तहत इकट्ठा रख दिया जाए, तो वो कहलाता समुच्चय। समूह है, मतलब समुच्चय का अगर हम शाब्दिक अर्थ निकालें तो ये समूह है। लेकिन कैसा समूह? एक व्यवस्थित समूह है। भाई समूह ऐसा नहीं है कि आपके लिए बहुत सारी चीजें इसमें मिक्स है, ये एक व्यवस्थित समूह है, और उस व्यवस्थित समूह को ही हम समुच्चय कहते हैं। उसे हम क्या बोलते हैं? समुच्चय कहते हैं। बात समझ में आ रही है? जैसे अगर हम आपसे बोलें कि भैया भारत के 10 प्रसिद्ध क्रिकेटरों के नाम, क्रिकेटर के नाम, तो भैया भारत के हम 10 प्रसिद्ध बोले, तो क्या ये व्यवस्थित समूह बन सकता है 10 क्रिकेटरों का? नहीं बन सकता है। ये समुच्चय कभी भी नहीं बन सकता है। क्यों? क्योंकि भैया हमें भारत के 10 प्रसिद्ध क्रिकेटर बताने हैं, तो भैया हमारे हिसाब से हमारे 10 कोई प्रिय हो सकते हैं, किसी और के हिसाब से किसी और के 10 प्रिय हो सकते हैं। मतलब ये सुव्यवस्थित समूह नहीं बन सकता है, इसलिए समुच्चय भी नहीं है। बात समझ में आ रही है? हमने आपसे बोला कि ये समुच्चय नहीं है, लेकिन अगर हम आपसे बोल दें कि
कक्षा 12th के विद्यार्थियों का समूह। कक्षा 12th के विद्यार्थियों का क्या समूह। तो क्या ये समुच्चय है? ये बिल्कुल समुच्चय है भाई। आप अपने स्कूल के बताओ, हम अगर आपके स्कूल में बोलते कक्षा 12th के 10 विद्यार्थियों का समूह बनाओ तो फिक्स है। जो भी आपके विद्यालय में कक्षा 12th के विद्यार्थी हैं वो हमेशा फिक्स हैं। चाहे आप हमारे हिसाब से पूछो या किसी अन्य विद्यार्थी से पूछो, सबके हिसाब से जो भी कक्षा 12th विद्यार्थी पढ़ रहे होंगे उन्हीं के हिसाब से वो समूह बन जाएगा। तो ये समुच्चय है। मतलब समुच्चय में आपके लिए एक सुव्यवस्थित समूह बना के देना है जिसका आंसर सबके हिसाब से समान चलने वाला है। तो ये समुच्चय है। अगर आपको याद होगा तो समुच्चय को हम दो तरीके से लिखते थे। दो तरीके से हम किसी भी समुच्चय को दर्शा सकते हैं। एक था समुच्चय निर्माण रूप, और दूसरा अपना क्या था, रोस्टर रूप। किसी भी समुच्चय को दर्शाने के लिए हमारे पास दो तरीके होते हैं। हम उस समुच्चय का निर्माण, मतलब समुच्चय को दो तरीके से दर्शा सकते हैं। एक समुच्चय निर्माण रूप में, दूसरा रोस्टर रूप में। और जो समुच्चय को लिखने का तरीका होता है, जैसे हम किसी समुच्चय को ए मान रहे, बी मान रहे, कुछ भी मान रहे, तो हमेशा इसमें कैपिटल लेटर्स का ही यूज किया जाता है। जैसे हमने यहाँ एक समुच्चय मान लिया कि मान लो हमारे पास एक समुच्चय है 1 2 3 4 5। तो बेटा यहाँ पर जो हमने समुच्चय माना है वो ए माना है, और ए सदैव यहाँ पर जो भी हम मानते हैं वो सदैव कैपिटल लेटर्स होना चाहिए। आप इसको समुच्चय को स्मॉल ए से नहीं दर्शा सकते हो। तो ये सदैव, ये कुछ छोटी छोटी बातें हैं, ये सदैव कैपिटल लेटर्स के द्वारा ही दर्शाया जाता है। तो ये तो बेसिक सी बात हो गई समुच्चय की। चलो यहां देखें आगे। अब हमारे लिए संबंध पढ़ने हैं। इसमें संबंध जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो रिलेशन, और भैया किसी से अगर हम कोई संबंध है, किसी से हमारा रिलेशन है तो एक नियम के तहत होता है। कैसे? जैसे मान लो आपके पास एक समुच्चय है, ये 1 2 3 4, ये आपके पास समुच्चय है, और इस समुच्चय ने यहां पर एक अन्य समुच्चय से एक रिलेशन बनाया। जैसे हमने यहां पर लिख दिया 2 4 6 8। बात समझ में आ रही है? ये आपके पास समुच्चय है। अब अगर हम बात करें, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्ट है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे कनेक्टेड है। भाई यहाँ जो कनेक्टेड है, जो अवयव किसी अन्य अवयव से जुड़ा है, उसको हम तीर के द्वारा यहां दर्शाने वाले हैं। 1 का संबंध किससे है? 2 से। 2 का संबंध किससे है? 4 से। 3 का संबंध किससे है? 6 से। और 4 का संबंध किससे है? 8 से। मान लो ये समुच्चय A है और ये समुच्चय क्या है? B है। तो संबंध कभी भी दो समुच्चय में तभी बनता है जब वो एक खास तरीके से जुड़े हों, एक नियम के तहत जुड़े हों। अगर आप यहां पर ये वाला समुच्चय इस वाले समुच्चय से जुड़ा हुआ है, मतलब इन दोनों के बीच में एक संबंध बना हुआ है, संबंध जिसे रिलेशन बोलते हैं, हम आर से दर्शाएंगे, तो एक नियम के तहत जुड़े होंगे। कुछ ना कुछ इसमें एक नियम लग रहा होगा, जब जाके इस समुच्चय के अवयव इस समुच्चय के अवयव से जुड़े होंगे। ये प्रथम समुच्चय है, इसके अवयवों को हम सदैव x के द्वारा प्रदर्शित करते हैं। ये द्वितीय समुच्चय है, इसके अवयवों को हम सदैव y के द्वारा प्रदर्शित करते हैं।
बात एक एक क्लियर हो रही है। ये समुच्चय ए है, ये समुच्चय बी है, ये समुच्चय ए के अवयव है, ये समुच्चय बी के अवयव हैं। और समुच्चय ए के अवयव किसी खास नियम के तहत समुच्चय बी के अवयव से यदि कनेक्टेड हैं तो ऐसे संबंध, इस प्रकार की संरचना को, इस प्रकार के नियम को हम क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। भाई जब दो समुच्चय, एक एक बात देखो आपको क्लियर होगी, कहीं आपको समस्या नहीं होगी, बस आप समझते चलें। और समस्या है तो आप तुरंत कमेंट करके बताएं कि सर हमें यहां समस्या, दिक्कत तो पैदा हो रही है, यहां से हमें बात समझ में नहीं आ रही, तो तुरंत ही बताएं। हमने आपसे बोला कि हमारे पास यदि दो समुच्चय हैं, समुच्चय ए, समुच्चय बी, और समुच्चय ए समुच्चय बी के साथ एक खास नियम के द्वारा कनेक्टेड है, संबंधित है, तो उस तरीके की जो नियम लग रहा है उसे हम क्या बोलेंगे? संबंध। मतलब दो समुच्चय का एक नियम के तहत जुड़ जाना क्या कहलाता है? संबंध कहलाता है। समुच्चय ए के अवयवों को हम x बोलते हैं, समुच्चय v के अवयवों को हम y बोलते हैं। इतनी बात समझ में आ रही है। अब ये जो संबंध है, इन समुच्चय को दर्शाने की जो तरीके हैं वो अभी हमने आपको बताए थे। दो तरीके से आप दर्शा सकते हो, एक रोस्टर रूप में और एक समुच्चय निर्माण रूप में। अगर हम बात करें तो समुच्चय निर्माण रूप क्या है? पहले हम इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखते हैं। अब आप बोलो सर वो खास संबंध क्या है इसमें, तो अभी अपन इसमें लिखेंगे और समझेंगे। समुच्चय निर्माण रूप में जो रिलेशन आर को हम दर्शाने वाले, जो इनके बीच में संबंध आर बन रहा है, इस आर को हम कैसे दर्शाएंगे? आर बराबर, ये ब्रैकेट लगाएंगे, किन किन के बीच में संबंध है? एक्स और वाई के बीच में, और ये लगाएंगे सच दैट। मतलब एक्स और वाई में जो संबंध है वो इस प्रकार, सच दैट का मतलब होता है इस प्रकार है। और किस तरीके से संबंध है तो आप इसमें देखो, जो y है, जो भी y आ रहा है, y का मान वो सदैव 2x के बराबर है। y का जो संबंध है वो x के दुगने के बराबर है। चेक कर लीजिए भाई, एक का दुगना 2, 2 का दुगना 4, 3 का दुगना 6 और 4 का दुगना 8। मतलब यहां पर y का मान x के मान के दुगने के बराबर है। एक खास संबंध, नियम लग गया, और इस खास नियम के तहत ये जुड़े हैं, इसलिए हम इसे क्या बोल रहे हैं? संबंध बोल रहे हैं। संबंध ऐसे ही बनते हैं बेटा, दो समुच्चय जब एक खास नियम के तहत जुड़ते हैं तो संबंध बनता है। ऐसा नहीं कि आपने पहला समुच्चय लिया, दूसरा समुच्चय लिया और जोड़ते गए, संबंध बन गया। गलत। अगर वो जुड़ेंगे और अगर उसमें एक खास नियम लग रहा है तो फिर वो संबंध कहलाएगा। समझते तो चलो लास्ट तक, एक एक बात आपको क्लियर होने वाली है। तो भैया यहां पर एक्स वाई जो है, मतलब x और y में जो संबंध है वो इस प्रकार है। सच दैट का मतलब इस प्रकार है कि जो y का मान है वो x के मान के दुगने के बराबर है। क्लियर? अब अगर हम बात करें, इतना हो गया, जहां जो x है वो बिलोंग कर रहा है समुच्चय किससे? a से। मतलब जो x के मान है वो समुच्चय a से मिल रहे हैं, और ठीक है, और जो y बिलोंग कर रहा है वो समुच्चय किससे? v से। तो ये इसको दर्शाने का तरीका है। लेकिन ये किस रूप में है? समुच्चय निर्माण रूप में। इसी बात को हम किस रूप में लिख दें? रोस्टर रूप में लिखें तो वो कैसे लिखी जाएगी? भाई रोस्टर रूप लिखना बहुत इजी होता है, सीधी बात है। रिलेशन बताना है, आर ब्रैकेट लगाया, 1 का किससे है? 2 से, तो 1 2, फिर 2 का किससे है? 4 से, तो 2 4, 3 का किससे है? 6 से, तो 3 6, और 4 का किससे है? 8 से,
तो 4 8, ये हो गया। तो ये समुच्चय निर्माण रूप है और ये कौन सा रूप है? रोस्टर रूप है। जल्दी से बताओ कितने लोगों को संबंध का मतलब आया समझ में? और किसी भी संबंध को हम दो तरीके से लिख सकते हैं, एक उसके समुच्चय निर्माण रूप में और दूसरा रोस्टर रूप में। संबंध क्लियर? सीधी बात है, जब दो समुच्चय एक खास नियम के तहत एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं? संबंध कहते हैं। आया समझ में? किसी को कोई डाउट है? चलो हम एक उदाहरण के द्वारा और समझते हैं, फिर आपके लिए टोटल बात क्लियर हो जाएगी। आप भी बोलोगे कि सर अब हमें कोई दिक्कत नहीं है। आपको वीडियो को लास्ट तक देखना है। जिन विद्यार्थियों को ये बात आती है फिर भी एक बार समझें। कई बार क्या होता है कि ओवर कॉन्फिडेंस हमें ले डूबता है, अरे ये तो हमें सब कुछ आता है, क्या पढ़ना दोबारा? भाई पढ़ो, आपकी हर बात यहां क्लियर होने वाली है। दूसरी अगर हम बात करें, एक और हम बना लेते हैं। मान लो ये हमारे पास एक समुच्चय है, इस समुच्चय का नाम दे दिया हमने, इसको भी दे दिया 1 2 3 4, और यहां समुच्चय है यहां अगर हम समुच्चय की बात करें तो यहां भी नाम जो है, यहां भी हमने दिया 1। एक मिनट, अपन इसको थोड़ा और हटके दे देते हैं। चलो यहां देखो, यहां नाम हमने दिया 2 3 4 5 6। हमने यहां पर 1 का संबंध 2 से कराया, 2 का संबंध 3 से कराया, 3 का संबंध 4 से कराया और 4 का संबंध 5 से कराया। इस तरीके से हमने एक रिलेशन दे दिया। अब अगर हम बात करें, समुच्चय का नाम हमने क्या बोला है? ए है। इस समुच्चय का नाम हमने क्या बोला? बी है। और ये दोनों एक खास नियम के तहत जुड़े हुए हैं। हम आपको बहुत सिंपल से उदाहरण बता रहे हैं, क्योंकि आप बिल्कुल सिंपल से उदाहरण से समझ लो, आपके लिए क्लियर हो जाए, उसके बाद कोई दिक्कत होने वाली नहीं। जल्दी बताओ, समुच्चय ए के अवयव को हम किससे दर्शा लेते हैं? एक्स से। समुच्चय वी के अवयव को हम दर्शा देते हैं वाई से। अब इस रिलेशन को पहले बताओ, ये रिलेशन है। अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाओ तो ये वाला भी जो समुच्चय ए और समुच्चय बी के बीच में जुड़ाव है वो एक खास नियम के तहत है, और अगर ये संबंध खास नियम के तहत है तो वो संबंध की श्रेणी में आएगा, मतलब इन दोनों में एक संबंध है। अब वो क्या है? तो इसको भी अपन कितने तरीके से लिख सकते हैं? दो तरीके से। पहला क्या है अपना? समुच्चय निर्माण रूप। एक तो हम इस तरीके से लिख सकते हैं, किसके रूप में? एक समुच्चय निर्माण रूप में। समुच्चय निर्माण रूप में जो संबंध आर है वो किस तरीके से है? किस किस के बीच में एक्स और वाई के बीच में। तो एक्स वाई सच दैट, मतलब एक्स और वाई में संबंध इस प्रकार है। एक्स और वाई में संबंध इस प्रकार है। किस प्रकार है संबंध? कि जो वाई का मान है वो x प्लस 1 के बराबर है। आप अच्छे से चेक करो, x के मान में एक जोड़ो तो y का मान मिल रहा है, यहां एक x के मान में एक जोड़ रहे y का मान मिल रहा है, यहां भी x के मान में एक जोड़ रहे y का मान मिल रहा है, यहां भी x के मान में एक जोड़ रहे y का मान मिल रहा है। मतलब यहां पर y का मान x प्लस 1 के बराबर है, जहां x बिलोंग्स टू समुच्चय ए से है और जो y है वो बिलोंग्स टू समुच्चय b से है। तो ये इनके बीच के रिलेशन को हमने किस रूप में लिख दिया? समुच्चय निर्माण रूप में। और रोस्टर रूप तो आप सभी लोग जानते, बड़ा इजी सा है लिखना। कौन सा रूप? रोस्टर रूप। कैसे लिखेंगे? जो r है, सीधी बात है, जो कनेक्टेड उनको लिखना है। 1 किससे कनेक्टेड है? 2 से। आगे 2 किससे कनेक्टेड है? 3 से। 3 किससे कनेक्टेड है?
4 से, 4 किससे कनेक्टेड है, 5 से, यही है ना। तो ये आपके लिए जो दिया गया ये कौन सा रूप है, रोस्टर रूप है। आपको इतनी बात समझ में आ रही है तो ये भी एक संबंध है। क्लियर, ये समुच्चय निर्माण रूप है, ये रोस्टर रूप है। 11th में आपने ये दोनों तरीके लिखना बहुत अच्छे से सीखे होंगे, क्योंकि 11th में ही समुच्चय था, शुरुआत वहीं से हुई थी। तो आपके लिए समुच्चय निर्माण रूप, रोस्टर रूप, ये सब आपने पढ़े होंगे। तो ये होते हैं संबंध, मतलब दो समुच्चयों का एक खास नियम के तहत जुड़ना। दो समुच्चय एक खास नियम के तहत जुड़ते हैं तो उसे हम संबंध कहते हैं, रिलेशन कहते हैं। आया समझ में कि नहीं आया? चलो यहां देखें। अब अगर हम बात करें, एक और हम रिलेशन बनाते हैं। देखो, जैसे मान लो हमारे पास एक रिलेशन 1 2 3 4 ये है। क्लियर, यहां हमने लिख दिया 1 2 3 4 5। हमने बोला 1 का संबंध 2 से भी है, 1 का संबंध 3 से भी है, 1 का संबंध 4 से भी है और 1 का संबंध 5 से भी है। एक मिनट रुको, ये थोड़ा सा भारी हो जाएगा समझना, भी इजी सा बनाते हैं। चलो, ये हमारे पास एक समुच्चय ये है, इसका नाम है क्या, 2 4 6 8। और एक समुच्चय हमने मान लिया ये है, जिसका नाम है 6 12। क्लियर, इसके बाद यहां पर हमने दिया 18 24 और यहां हमने मान लो दे दिया 25। 2 4 6 8 यहाँ है, 6 12 18 24 25 यहाँ है। हमें इससे कोई दिक्कत नहीं है कहाँ पर क्या है, ये समुच्चय है कि नहीं, उसको समुच्चय तो ये है, संबंध क्या बनेगा इसमें, किसको हम क्या बोलेंगे वो समझते हैं। ये समुच्चय हमारे पास क्या है, ए है, और ये समुच्चय हमारे पास क्या है, बी है। और इनमें अगर और यहाँ रिलेशन है, मान लो हमने इसका संबंध इससे बनाया, इसका संबंध इससे बनाया, इसका संबंध इससे बनाया और इसका संबंध इससे बनाया। भाई यहाँ के एक अवयव का जरूरी नहीं है कि यहाँ के एक अवयव से संबंध हो, तो अभी अपन एक सिंपल सी भाषा में समझ रहे हैं। हो सकता है यहाँ का एक अवयव यहाँ के 4 अवयव से जुड़ा हो, और ये भी जरूरी नहीं है अभी संबंध में कि यहाँ के सभी अवयव जुड़े हों। हो सकता है जुड़े हों, हो सकता है ना जुड़े हों। चलो ठीक है, हम थोड़ा सा इसको और बड़ा कर देते हैं। ये मान लो यहां तक 9 तक है। ये हमारे पास एक समुच्चय है, समुच्चय ए, समुच्चय बी। जल्दी बताओ, समुच्चय ए के अवयवों को हम यहां क्या बोल देंगे, एक्स, और समुच्चय बी के अवयवों को हम क्या बोलेंगे, वाई। तो यहां पर आपको एक रिलेशन दिख रहा होगा। अब इस रिलेशन एक खास तरीके से, अगर ये रिलेशन है तो फिर वो क्या है, संबंध है। मतलब ये खास तरीके से एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, कोई नियम लग रहा है तो फिर वो संबंध है। और आपको सीधा समझ में आ रहा होगा कि ये इसके 3 गुने के बराबर, 2 तिया 6, 4 तिया 12, 6 तिरी 18 और 8 तिया 24। अब जब ये खास तरीके से जुड़े थे, ये भी उस तरीके से जुड़ना था, तो इसका 9 तिया 27 अगर यहाँ होता तो ये जुड़ जाता। क्योंकि यहाँ 27 है ही नहीं है तो फिर ये जुड़ने वाला नहीं है। मतलब ये संबंध है, क्योंकि यहाँ का एक अवयव यहाँ के अवयव से एक खास तरीके से जुड़ा हुआ है। अब आप बोलोगे कि सर ये तो जुड़ा नहीं है, फिर संबंध कैसे होगा, एक तो रह गया तो रह जाने दो, कोई दिक्कत नहीं है। एक भी अवयव अगर खास तरीके से जुड़ रहा है किसी दूसरे अवयव समुच्चय से तो वो संबंध है।
जो रह गया सो रह जाने दो, जो नहीं रहा इसकी कोई बात ही नहीं। तो यहां तक की बात आपको समझ में आई है। तो अब ये आपके पास एक रिलेशन है। अब इसको दर्शाने के भी वही तरीके सिंपल से, अगर हम इसको किस रूप में लिखें, समुच्चय निर्माण रूप में, तो जल्दी से आप लोग साथ में लिखने का प्रयास करें। क्या होगा समुच्चय निर्माण रूप में? जो रिलेशन आर होगा, लिखते चलें। तो पहले अपन क्या लिखेंगे, एक्स वाई, मतलब एक्स और वाई में जो संबंध है, सच दैट, मतलब इस प्रकार है कि जो y का मान आ रहा है वो x के मान के कितने गुने के बराबर है? 3 गुने के बराबर है। हमने आपसे बोला जो y का मान है वो x के मान के कितने गुने के बराबर है? 3 गुने के बराबर है। जो y का मान है वो x के कितने गुने के बराबर? 3 गुने के बराबर होने वाला है। ठीक है, जहां पर क्या होगा, x किससे बिलोंग कर रहा है? a से, और y किससे बिलोंग कर रहा है? v से। ये आपका कौन सा रूप हो गया? समुच्चय निर्माण रूप हो गया। ये आपका हो गया कि नहीं? दूसरी बात, अगर इसको हम किस रूप में लिख दें, रोस्टर रूप में, तो r बराबर क्या होगा? कनेक्टेड वाले अभी अब बस लिख दो। 2 का किससे है संबंध? 6 से। 4 का किससे है संबंध? 12 से। 6 का किससे है संबंध? 18 से। और 8 का किससे है? 24 से। तो ये आपके रिलेशन है। बात समझ में आ रही है? कोई दिक्कत? अब देखो बेटा, इस तरीके के ये तो संबंध हो गया, संबंध आपको समझ में भी आ गया। लेकिन समुच्चय ए के अवयव को हम कुछ और बोलते हैं, समुच्चय बी के अवयवों का भी कुछ नाम होता है, और किसका क्या नाम होता है वो और हम थोड़ा सा समझते हैं। देखो बेटा, यहां आपको 3 से 4 नाम आपको याद रखना। पहले हम समझेंगे, एक हमें पता होना चाहिए प्रांत क्या होता है, दूसरा हमें पता होना चाहिए सह प्रांत क्या होता है, और तीसरा हमें पता होना चाहिए परिसर क्या होता है। बस ये 3 लोग अभी हमें पता होने चाहिए। आगे और भी नाम है, लेकिन वो हम 1.2 प्रश्नावली में सीखेंगे, वो वही काम आने वाले हैं। 1.1 में हमें ये 3 लोग चाहिए, प्रांत, सहप्रांत और परिसर। बात समझ में आ रही? प्रांत, सहप्रांत और परिसर। देखो, प्रांत जो है वो समुच्चय ए में मिलेगा। कौन कौन है, क्या ये सभी है, कौन नहीं है, ये अपन समझते हैं। जो सहप्रांत है वो समुच्चय बी से संबंधित है, और परिसर भी समुच्चय बी से है। मतलब प्रांत बस आपके लिए समुच्चय ए में मिलेगा, बाकी सहप्रांत और परिसर जो है वो समुच्चय बी में मिलेंगे। प्रांत का मतलब होता है जो भी समुच्चय ए है उसके संबंधित अवयव। मतलब समुच्चय ए में अगर हम ढूंढें, ऐसे अवयवों को ढूंढना है जो समुच्चय बी से संबंध रख रहा है, मतलब दूसरे समुच्चय से जुड़ा हुआ है। एक के अवयव, जो भी एक के अवयव दूसरे समुच्चय के साथ जुड़े हुए हैं वो सबके सब प्रांत कहलाने वाले हैं। जुड़े हुए, एक के सभी अवयव नहीं, जो एक के अवयव पहले समुच्चय के जो अवयव हैं, कौन से वाले? जुड़े हुए वाले। किससे? किसी दूसरे समुच्चय से, वो सब के सब क्या कहलाएंगे? प्रांत। और आप सभी लोग बताएं कि जो समुच्चय ए है उसके कौन कौन से अवयव समुच्चय बी से जुड़े हैं। तो हमारे ख्याल से तो ये 2, 4, 6 और 8, ये 4 अवयव ऐसे हैं जो समुच्चय बी से जुड़े हैं। मतलब ये 4 अवयव क्या कहलाएंगे? प्रांत कहलाएंगे। कौन कौन? 2, 4, 6 और 8, ये सब के सब क्या है? प्रांत हैं। तो समुच्चय ए के ए,
पी, जो भी आपने नाम दिया है, मतलब प्रथम समुच्चय के वे सभी अवयव जो दूसरे समुच्चय के साथ जुड़े हुए हैं वे सबके सब प्रांत कहलाते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ रही है कि नहीं आ रही? हमने आपसे बोला कि समुच्चय ए के वे सभी अवयव जो समुच्चय वी के साथ जुड़े हैं वो सबके सब क्या हैं? प्रांत हैं। या पहले समुच्चय के वे अवयव जो दूसरे समुच्चय के साथ जुड़े हुए हैं वे क्या हैं? प्रांत हैं। दूसरी बात अगर हम करें तो किसकी? सहप्रांत की। सहप्रांत का मतलब होता है समुच्चय बी के सभी अवयव दूसरे समुच्चय के सभी अवयव, चाहे वो जुड़े हों चाहे वो ना जुड़े हों, हमें इससे कोई लेना देना नहीं है। दूसरे समुच्चय में जितने भी अवयव आपको नजर आ रहे हैं वो सबके सब सहप्रांत हैं। ये सब आपने 11th में पढ़ा है, लेकिन हमने आपसे बोला था कि आपने 11th बिल्कुल भी नहीं पढ़ पाई है, सब कुछ भूल गए हो। आप लास्ट तक बने रहो, एक एक बात क्लियर होगी। और मैथ्स पढ़ाने का हमारा बेटा यही तरीका है, आप लास्ट तक बने रहना। आपको साल के अंत में मैथ्स की एक एक बात समझ में आने वाली है। ये नहीं सोचो कि सर एक बात को 3 बार बता रहे हैं। भाई हम एक बात को 3 बार बता रहे हैं, लेकिन आपके दिमाग में भी तो जाएगी। तो समुच्चय वी के जितने भी दूसरे समुच्चय के जितने भी अवयव आपको नजर आ रहे हैं उन सभी अवयवों को हम क्या बोलते हैं? सहप्रांत कहते हैं। क्या बोलेंगे उन्हें हम? सहप्रांत। तो इसके दूसरे समुच्चय के कौन कौन अवयव हैं? 6, 12, 18 और 24 और 25। क्लियर? चलो आगे बात। अब आती है बात परिसर की। परिसर क्या है? हमने आपसे बोला था मात्र प्रांत आपको प्रथम समुच्चय में मिलेगा, बाकी सभी के सभी आपको द्वितीय समुच्चय में मिलेंगे। परिसर का मतलब होता है कि जो आपका द्वितीय समुच्चय है उसके संबंधित अवयव दूसरे वाले समुच्चय के वे अवयव बस हमें काम में लेना है परिसर के लिए जो पहले से संबंध है, जिनका एक संबंध पहले समुच्चय में मिल रहा है, वे सभी अवयव परिसर कहलाने वाले हैं। मतलब दूसरे समुच्चय पर हम जाएं और उन अवयवों को बस उठा लें जिनका संबंध पहले वाले समुच्चय के अवयवों के साथ है। तो भैया जल्दी से बताएं आप लोग कि वह कौन कौन से इसके अवयव नजर आ रहे हैं जिनका संबंध पहले वाले समुच्चय के साथ है। तो आपका जवाब होगा कि एक तो 6 दिख रहा है जो संबंधित है, एक हमें 12 दिख रहा है जो भी संबंधित है, फिर हमें 18 भी दिख रहा है, उसके बाद 24। क्या 25 का संबंध है? बिल्कुल नहीं है, मतलब ये परिसर में नहीं जाएगा। यहां तक बात आपको समझ में आई? तो ये थी क्लास 11th की बेसिक सी बातें जो आपको हमने अभी तक बताई हैं। मतलब देखा जाए तो ये सभी बातें आपकी पिछली क्लास की थी, और इसके बाद हम खास शुरुआत यहां से करने वाले हैं जो अब आपको क्लास 12th में काम में आने वाली है। तो यहां तक की बातें अगर आपको क्लियर नहीं होती तो आपको आगे चल के समस्या जाती, इसलिए आपने ये सब क्लियर किया। तो अब हम संबंधों के प्रकार समझते हैं। ठीक है, यहां तक क्लियर हो गया ना? आपको हर बात समझ में आ गई? प्रांत, सहप्रांत, क्लियर? प्रांत है, सहप्रांत है, परिसर है, संबंध कब बनते हैं, समुच्चय को कितने तरीके से दर्शाते हैं, तो ये सब हमने यहां तक क्लियर
कर लिया है। अब हम यहाँ समझेंगे जो वैसे बेटा संबंधों के प्रकार बहुत सारे हैं, लेकिन ये क्लास 12th में जो काम आएंगे संबंधों के प्रकार। क्लास 12th में जो संबंधों के हम प्रकार अभी यहां समझेंगे वो 4 तरीके से, 4 प्रकार ही हैं जिनको हमें पढ़ना है और प्रश्नावली 1.1 आपकी क्लियर हो जाएगी। बात समझ में आ रही है? तो हमें संबंधों के क्या पढ़ने हैं? प्रकार, मतलब टाइप ऑफ रिलेशन। क्लियर? टाइप ऑफ रिलेशन मतलब संबंधों के क्या प्रकार। यहां तक समझ में आ रहा है? यहां देखें, सबसे पहले हम समझते हैं स्वतुल्य संबंध। सबसे पहले हम किस संबंध को समझते हैं? स्वतुल्य संबंध को, जिसे आप बोलते हो रिफ्लेक्सिव रिलेशन। क्या है स्वतुल्य संबंध? देखो बेटा, जो क्लास 12th में संबंध आपको मिलने वाले हैं, जैसे अभी हमने आपको संबंध बताया था कि यहां ए से किस में दूसरा समुच्चय बी था, ए के अवयव समुच्चय बी के अवयव से एक खास तरीके से जुड़ने वाले हैं, उसे हम संबंध बोलते हैं। लेकिन क्लास 12th में जो आपको संबंध के प्रकार पढ़ने हैं, उसमें समुच्चय ए का संबंध समुच्चय ए से रहेगा। मतलब जो दोनों समुच्चय हैं वो समान होने वाले हैं। मतलब आपको ज़्यादा भी नहीं उलझना है, खुद का पहला समुच्चय का उसी जैसे दूसरे समुच्चय से संबंध निकालना है। बस सिंपल सी बात है। यहां पर जो क्लास 12th में आपको रिलेशन मिलेंगे वो खुद का खुद से रिलेशन मिलने वाला है। तो यहां आपको ये छोटी, जैसे मान लो हमारे पास एक समुच्चय ए है जिसके अवयव हैं 2 3 4 5 सॉरी 2 3 4 1 2 3 4 सॉरी। समझो, एक एक बात को समझो, स्वतुल्य आपको समझ में आने वाला है। स्वतुल्य, सम्मित, संक्रामक, ये 3 संबंध होते हैं और 3 में से विद्यार्थियों के लिए मात्र संक्रामक संबंध में समस्या आती है, वैसे ये सब इजी होते हैं। तो इसका मतलब इजी नहीं है तो ये नहीं कि ये समझो ही नहीं, बहुत इजी हो गया, ऐसा नहीं है। इसको भी बहुत अच्छे समझें। स्वतुल्य है क्या? हमारे पास कोई समुच्चय दिया है, अगर उस समुच्चय में जितने भी अवयव हैं 1 2 3 4 और भी हो सकते थे और कम भी हो सकते थे, जरूर नहीं बेटा कि कोई भी समुच्चय 1 2 3 से स्टार्ट हो, ये तो हमने अपने हिसाब से माने हैं। अगर किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों का खुद जैसे अवयव से रिलेशन मिल जाए, खुद जैसे कैसे? अगर हम 1 हैं तो हमारा रिलेशन मनई से हो जाए, अगर कोई अवयव 2 है तो 2 का रिलेशन भी 2 से हो जाए। बात समझ में आ रही है? यदि कोई अवयव 3 है तो 3 का 3 से हो जाए। आ रही बात समझ में? तो यहां पर स्वतुल्य संबंध में क्या होता है कि जो प्रत्येक अवयव है, जो भी क्या है, प्रत्येक अवयव, ये परिभाषा अपने हिसाब से समझने के लिए, प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं जैसे अन्य अवयव से होता है। तो वह है कौन सा संबंध? स्वतुल्य संबंध कहलाता है।
प्रत्येक अवयव मतलब जो भी समुच्चय में अवयव दिए गए हैं उन सभी अवयवों का खुद जैसे अवयव से संबंध हो जाए। जैसे 1 का 1 से हो जाए, 2 का 2 से हो जाए, 3 का 3 से हो जाए और 4 का किससे 4 से हो जाए। बात समझ में आ रही है? मतलब जितने भी अवयव हैं, अगर यहां पर 10 अवयव होते और 10 अवयवों का खुद से कनेक्शन हो जाता। अन्य अवयव जैसे मान लो यहां समुच्चय में 10 अवयव होते, यहां भी 10 अवयव थे और खुद से हो जाए, 1 का 1 से हो जाए, 2 का 2 से हो जाए, 3 का 3 से हो जाए, 4 का 4 से हो जाए, सभी का होना चाहिए। अगर एक भी अवयव छूट रहा है तो फिर वो स्वतुल्य नहीं होने वाला। छूटने का मतलब है कि खुद से होना चाहिए। 1 का 1 से ही होना चाहिए। अब 1 का 2 से हो जाए उस समय लेना देना नहीं, लेकिन 1 का 1 से तो होना ही चाहिए स्वतुल्य के लिए। 2 का 2 से होना चाहिए, 3 का 3 से होना चाहिए और 3 और 4 का 4 से होना चाहिए। अब वो बात अलग है कि 1 का 4 से भी है, 2 का 3 से भी है, ये हमें इससे लेना देना नहीं है। हमें तो यहाँ जो भी अवयव दिख रहे हैं उन सब का खुद से रिलेशन अगर कहीं देखने मिल रहा है तो वो फिर स्वतुल्य है। मतलब एक क्या है? अवयव है। किस समुच्चय का? ए का। भाई ये समुच्चय को हम कैपिटल ए से दर्शाते हैं। मतलब प्रत्येक जो ए का मान है वो बिलोंग्स कर रहा है किससे? ए से। और अगर इसके लिए आपको ए का किससे मिल जाए रिलेशन? प्रत्येक के लिए। मतलब क्या हुआ इसका? इनका कहने का मतलब है कि जो आपका प्रथम समुच्चय ए है इसके सभी अवयव, प्रत्येक का मतलब क्या? सभी। इसके सभी अवयव जो हैं जितने भी हैं ए के मान, जैसे यहां ए के मान कितने? 1 2 3 4, उन सभी का अगर खुद से रिलेशन दिख रहा है, ये आर क्या है? रिलेशन, जो भी आपने संबंध बनाया है। तो फिर अगर ऐसा है तो फिर वो कौन सा संबंध है? स्वतुल्य संबंध होने वाला है। क्लियर हुई यहां तक बात? जो भी आपको समुच्चय दिया, जैसे मान लो बेटा हम यहां एक समुच्चय दे देते, एक और समुच्चय दिया जिसका नाम है, मान लो इसका नाम है 1/2, 1, आ रही बात समझ में? 3/2, 1। यहाँ पे क्या, चलो ये नहीं, अपन इजी सा ले लें। जैसे मान लो हमने यहाँ पे लिख दिया 5 7 8 9, ये एक समुच्चय दिया। ये स्वतुल्य संबंध तभी बन पाएगा इस समुच्चय का जब 5 का किससे रिलेशन दिख जाए? 5 से। 7 का किससे मिल जाए? 7 से। 8 का किससे मिल जाए? 8 से। और 9 का किससे मिल जाए? 9 से। अब 5 का अन्य से, उससे हमें कोई लेना देना नहीं है, लेकिन यहां जितने भी अवयव हैं उन सबके संबंध होने चाहिए और खुद से होना चाहिए। 5 का 5 से, 7 का 7 से, 8 का 8 से, 9 का 9 से। तो फिर वो क्या होगा? स्वतुल्य संबंध होगा। इतनी बात आई समझ में? कितने लोगों को स्वतुल्य समझ में आ गया ठीक तरीके से कि भैया खुद का स्वयं से अगर संबंध है, प्रत्येक अवयव का संबंध स्वयं जैसे, मतलब स्वयं का स्वयं से क्या होता है? संबंध हो, तो उसे हम क्या बोलते हैं? स्वतुल्य संबंध कहते हैं। जिसे इंग्लिश में रिफ्लेक्सिव रिलेशन कहते हैं। यहां तक की बात आप लोगों के लिए क्लियर हो रही? मतलब किसी भी समुच्चय के सभी अवयवों का संबंध खुद से अगर हो गया, प्रूव कर दिया, तो फिर वहां आप क्या लिख सकते हो? स्वतुल्य संबंध लिख सकते हो। आ रही बात समझ में? मतलब सीधी बात है, फॉर ऑल वैल्यू, ये फॉर ऑल वैल्यू मतलब सभी मान, सभी अवयव किसके? समुच्चय ए के अगर हैं, खुद से रिलेशन है, तो फिर वो स्वतुल्य संबंध है। यहां तक बात आपको समझ में आ रही है?
कि नहीं आ रही है? क्लियर। दूसरा आता है आपका क्या भाई, एक एक समझते चलो, फिर अभी आपको हम उदाहरण से बताएंगे कि कहां से आपको कैसे समझना, कौन स्वतुल्य है कौन क्या है। चलो दूसरा हम किसको समझते हैं अब, सम्मित संबंध को। दूसरा संबंध है आपका क्या, सम्मित संबंध। एक एक बात भी आप समझते चलें, कहीं किसी को कोई समस्या है तो बताएं। संबंध, सम्मित संबंध जिसे आप बोलते सिमेट्रिक रिलेशन। सम्मित संबंध, स्वतुल्य तो आ गया खुद का खुद से, जितने भी आपके पास अवयव हैं समुच्चय में उन सबका स्वयं जैसे अवयवों से संबंध हो गया तो वो स्वतुल्य हो गया। अब देखो सम्मित संबंध थोड़ा इससे हटके है। क्या होता है सम्मित संबंध, यहां देखो, जैसे मान लो आपके पास कोई रिलेशन दिया है, हम आपको समुच्चय नहीं बना रहे, आपको मात्र रिलेशन लिख के दे रहे हैं। हमने एक रिलेशन दिया है जिसमें हमने लिख दिया 1 का 2 से संबंध है, 2 1 है, 1 3 है, 1 5 है, 1 4 है और 2 5 है। ये अब उदाहरण के तौर पर हम लिख रहे हैं। एक और रिलेशन दिया हमने, एक एक बात समझते चलो अब, ठीक है, क्लियर हो जाएगी। हमने एक संबंध दिया कि 2 का 4 से है, 4 का 5 से है, 4 का 2 से है, 3 5 है, 5 3 है और यहां 4 5 है। चलो ये बहुत भारी हो गया, चलो छोटा सा बनाते हैं। एक और हमने दिया 2 9 9 2। एक और रिलेशन दिया जहां पर हमने लिख दिया 1 5 3 5 5 1। ये हमने आपको 4 रिलेशन दिए। सिंपल सा समझना है, बहुत अच्छे से समझते चलो तो आपके लिए सम्मित में भी कोई समस्या नहीं होगी। बहुत इजी तरीके से आपको सम्मित वाला टॉपिक भी समझ में आएगा। देखो सिमेट्रिक रिलेशन का मतलब क्या होता है, सम्मित संबंध का मतलब क्या होता है कि भैया आपके पास जो रिलेशन दिया है, जैसे एक रिलेशन ये दिया, एक रिलेशन ये दिया, एक रिलेशन ये दिया, तो इसमें ये ढूंढना है अगर किसी रिलेशन में एक सीधा संबंध जैसे 1 का 2 से है और 2 का 1 से है, मतलब जितने भी रिलेशन में आपको अवयव मिल रहे हैं एक सीधा संबंध भी हो और एक उनका उल्टा संबंध भी हो तो फिर वो सम्मित बन जाएगा। नहीं आई अभी समझ में बात? सुनो, जैसे आपके पास रिलेशन के 5 अवयव हैं, जैसे यहां 1 2 3 4 5 6 हैं, और उन 6 अवयव में क्या हो, जैसे मान लो 1 का किससे है, 2 से, तो उन्हीं सभी रिलेशनों को देखो, अगर उसमें 2 का किससे मिल जाए, 1 से, मतलब एक सीधा और एक उसका उल्टा, ऐसे रिलेशन अगर आपको दिख रहे हैं सभी अवयवों के, तो फिर हुआ है क्या होने वाला है, सम्मित संबंध होने वाला है। मतलब क्या हुआ कि जो यहां पर देखो ये प्रथम अवयव होता है, ये द्वितीय, तो हम क्या बोलेंगे कि प्रथम अवयव का, सीधी बात है, प्रथम अवयव का द्वितीय अवयव से संबंध, तथा अगर रिलेशन में प्रथम का द्वितीय से है तो द्वितीय का तथा द्वितीय का किससे, प्रथम से संबंध है, तो हुआ है
सम्मित संबंध होता है तो वह क्या होता है? सम्मित संबंध होता है। मतलब प्रथम का द्वितीय से और द्वितीय का किससे हो जाए? प्रथम से हो जाए तो वो सम्मित। मतलब सीधी बात है, एक सीधा संबंध मान लो, अपने हिसाब से समझते हैं, एक सीधा संबंध है और एक उसका क्या होना चाहिए? उल्टा। हर एक अवयव का। ऐसा नहीं कि किसी एक का मिल गया तो आपने बोला चलो वो तो हो गया संबंध, वो तो सम्मित हो गया। नहीं, जितने भी आप उसके अवयव दिख रहे हैं आपको उस रिलेशन में, उन सब का एक सीधा और एक उल्टा। कैसे? चेक करो। जैसे यहां क्या दिख रहा है? पहला सीधा संबंध 1 का 2 से, तो एक रिलेशन उल्टा इसका क्या होना चाहिए? 2 का 1 से। 1 का 2 से है, 2 का किससे है? 1 से है। मतलब ये वाला तो पास हो गया, 1 2 वाला। अब 1 का किससे दिख रहा है? 3 से, तो इसका फिर उल्टा भी दिखना चाहिए। मतलब 3 का किससे दिखना चाहिए? 1 से। चेक करो कहीं पर, क्या 3 का इस वाले में कहीं 1 से दिख रहा है? आप चेक करने जाओगे तो आपको दिख रहा है 1 का तो 3 से दिख रहा है, लेकिन कहीं 3 से 1 का कनेक्शन नहीं है, संबंध नहीं है, तो फिर यह सम्मित भी नहीं है। ये वाला रिलेशन सम्मित नहीं है, ये सम्मित से अलग हो जाएगा। दूसरा वाला रिलेशन चेक करो, क्या ये सम्मित है कि नहीं? आ रहा है ना समझ? बिल्कुल सिंपल सा है। आपको जो भी रिलेशन में अभी अब दिए हैं, एक सीधा संबंध, एक उसका उल्टा संबंध, ये दोनों अगर आपने ढूंढ लिए तो फिर वो क्या है? सम्मित है। लेकिन जितने भी अवयव उन सब के उल्टे होने चाहिए। ऐसा नहीं कि किसी एक का उल्टा बस मिल जाए। यहां देखो, इसका तो उल्टा मिल गया लेकिन इसका उल्टा नहीं मिला, और अगर इसका उल्टा नहीं मिल रहा तो फिर वो सम्मित नहीं है। सबके उल्टे मिलने चाहिए। चलो इसको चेक करो, ये सम्मित है कि नहीं। 2 का किससे? 4 से, तो 4 का किससे? ये चलो, ये तो 2 का 4 से तो है। अब 4 का 2 से कहीं मिल रहा है, इसका उल्टा, तो आप बोलोगे ये मिल रहा था। इसके लिए तो चेक हो गया, इसके लिए तो पास है, लेकिन सबके होने चाहिए। चलो इसका चेक करो, 4 का किससे? 5 से, इसका उल्टा कहीं दिख रहा है, मतलब इसका उल्टा किससे होना चाहिए? मान लो उसको हम चेंज कर दे रहे, अभी 5 का 4 से कर दे रहे, एक समझाने के लिए। देखो, जैसे 4 का किससे दिख रहा है? 5 से, तो क्या इसका उल्टा कहीं दिख रहा है? 5 का 4 से, मतलब ये 4 का 5 से था, तो 5 का किससे? 4 से। आप बोलोगे बिल्कुल दिख रहा है, ये दिख रहा है। दो तो हो गए पास। अब ये दोनों बचे। 3 का किससे? 5 से, तो इसका उल्टा चेक करो भाई। 3 का 5 से, तो 5 का किससे? 3 से उल्टा है, मतलब ये सम्मित संबंध है। बस इतनी सिंपल सी पहचान है। एक सीधा संबंध, एक उल्टा संबंध, दोनों मिल गए तो फिर वो सम्मित संबंध है, मतलब वो सिमेट्रिक रिलेशन है। चलो आगे बढ़े। तीसरा, 2 का किससे? 9 से, सीधा संबंध। उल्टा चेक करो, 2 का 9 से, 9 का 2 से, मतलब ये भी क्या है? सम्मित तो है, ये भी सम्मित संबंध है। आगे अगला चेक करो, 1 का किससे? 5 से, सीधा संबंध है। इसका उल्टा भी चेक करो, है क्या इसमें? बिल्कुल है। 5 का किससे? 1 से, ये तो इसके लिए तो पास हो गया। अभी सम्मित नहीं बोलेंगे क्योंकि अभी एक अवयव रह गया है। इसका चेक करो, 3 का किससे? 5 से। क्या कहीं इसका उल्टा नजर आ रहा है इस रिलेशन में? नहीं आ रहा है, इसका मतलब ये सम्मित संबंध नहीं है। ये होती है सिंपल सी पहचान। मतलब सम्मित संबंध में अगर पहला अवयव A का V से रिलेशन है तो V का A से भी होना चाहिए। ये शर्त याद रखनी है। A का अगर किससे है? V से है,
ए का संबंध किससे है, वी से है, आ रही बात समझ में, तो फिर वी का संबंध भी ए से होना चाहिए, मतलब एक सीधा संबंध हो और एक उसका उल्टा संबंध हो। अगर ऐसा है सभी अवयवों के तो फिर वह सम्मित संबंध होता है। फिर वह क्या होता है, सम्मित संबंध। जल्दी बताओ, दो रिलेशन आपको समझ में आ गए, स्वतुल्य और सम्मित। इन दो रिलेशन में किसी को कोई समस्या? स्वतुल्य में क्या, जितने भी समुच्चय के अवयव हैं खुद का खुद से रिलेशन ढूंढ लो पूरे अवयवों का, वो स्वतुल्य हो जाएगा। सम्मित में क्या है कि जो भी आपको रिलेशन में अवयव दिए हैं अगर उनका सीधा संबंध है और उनका उल्टा भी संबंध है सभी मानों के, तो फिर वो क्या हो जाएगा, सम्मित, मतलब सिमेट्रिक रिलेशन हो जाएगा। यहां तक क्लियर? तीसरी अगर हम बात करें तो तीसरा जो हमें रिलेशन पढ़ना है जिसमें सबसे ज़्यादा बच्चे कंफ्यूज होते हैं, सबसे ज़्यादा, क्योंकि एक ऐसा टॉपिक है जो हर टीचरों के हिसाब से अलग अलग चलता है। कोई बोलता है ऐसा संबंध निकालो, कोई बोलता है ऐसा संबंध निकालो, ये सबके हिसाब से अलग अलग चलने वाला है। लेकिन यहाँ जो हम पढ़ेंगे वो बिल्कुल सिंपल सी बात पढ़ने वाले हैं और आपको यही बात अप्लाई करनी है। तो तीसरा हम जो संबंध का प्रकार पढ़ेंगे जिसे हम बोलेंगे संक्रामक संबंध। जिसे हम क्या बोलने वाले हैं, संक्रामक संबंध। आ रही बात समझ में, जिसे आप इंग्लिश में बोलते हो ट्रांजिटिव रिलेशन। चलो भैया, संक्रामक संबंध बहुत अच्छे सुनो, यही संबंध सबसे ज़्यादा आपको कंफ्यूज करता है। इसी संबंध में बच्चे सबसे ज़्यादा कंफ्यूज होते हैं। बाकी स्वतुल्य और सम्मित, ये जो दो संबंध होते हैं इसमें बच्चे बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होते हैं। ये एक्सपीरियंस के हिसाब से हम बोल रहे हैं कि मात्र यही संबंध होता है जिसमें हर साल के बच्चे पूछते हैं कि सर ये करें कि वो करें, समझ में नहीं आ रहा, आपने कुछ और बताया, स्कूल में कुछ और बताया गया। तो यही रिलेशन आपको सबसे ज़्यादा कंफ्यूज करेगा। लेकिन बेटा हम आपसे बार बार बोल रहे हैं कि आपको हमारी बात बहुत अच्छे सुननी है, समझनी है, आपको ये करके आना है, बिल्कुल सही संबंध है। देखो, जो संक्रामक संबंध होता है वो कहता क्या है, संक्रामक कहता है कि भैया अगर मान लो हमारा पहला मित्र दूसरे से संबंध है, पहला अवयव दूसरे से कनेक्टेड है, मान ले रहे ए पहला है वी दूसरा है, अगर एक अवयव का किसी दूसरे अवयव से रिलेशन है, पहली बात, और दूसरा अवयव, अब देखना एक की मित्रता बी से हुई और इस बी ने मित्रता कर ली किसी तीसरे से सी से, ए ने बी से करी और बी ने करी किससे, सी से। तो जब ऐसा हो कि ए करे बी से और बी करे किससे, सी से, तो फिर यह संबंध कहता है तो फिर ए में सी की मित्रता, ए और सी की मित्रता होना भी जरूरी है, मतलब उस रिलेशन में ए और सी का रिलेशन भी दिखना चाहिए। बहुत अच्छे से बात समझना, पहले ने दूसरे से की, चलो ये अकेला है, संक्रामक है, लेकिन और आगे गए तो इस दूसरे वाले ने किसी तीसरे से कर ली, तो फिर ये वाला होना जरूरी है। अगर पहले ने दूसरे से की और दूसरे ने तीसरे से की ही नहीं है मित्रता,
तो फिर तो ये ढूंढना जरूरी ही नहीं है, कोई लेना ही देना नहीं है, संक्रामक यहीं अकेला भी मिल जाए तो हो जाएगा। लेकिन भैया इसने इससे तो कर ली, ए ने बी से, पहली मित्रता तो बन गई ये वाली, और बी ने कर ली किससे, सी से, मतलब दूसरा वाला गया और किसी तीसरे से संबंधित हो गया, मित्रता कर ली। तो फिर ये ए कहेगा और ये सी कहेगा कि हमारी भी मित्रता होनी चाहिए, हम दोनों के बीच में भी एक संबंध होना चाहिए। ऐसा अगर आपने उस रिलेशन में ढूंढ लिया तो समझ लो वो संक्रामक है। सिंपल सा काम है, आपको यही सब देखना है कि ए का बी से रिलेशन है और बी का अगर सी से रिलेशन है तो फिर ये रिलेशन तो होना ही चाहिए। ये अगर है तो फिर संक्रामक है, और अगर मान लो ये नहीं है तो फिर संक्रामक नहीं है। सिंपल काम है। और मान लेते हैं कि ए ने मात्र बी से बस की, बी ने सी से की नहीं, एक ही जोड़ा बस बन के रह गया। यहां का दूसरा अवयव किसी और से कनेक्टेड कहीं है ही नहीं है, तो फिर यही कंफ्यूज करते, यही यहां पर होता। कई टीचर बोलते कि भैया ये पूरा रिलेशन हो तो ही संक्रामक है, अगर इतना बस आ रहा है तो फिर वो संक्रामक नहीं है। ऐसा बिल्कुल नहीं है। अगर ए ने बी बस से की है, फिर बी ने किसी से की ही नहीं है मित्रता, बी किसी और से कनेक्टेड है ही नहीं है, तो उस कंडीशन में भी ये संक्रामक होगा। ये 100% क्लियर है। आपको सिंपल बात याद रखनी है कि ए का बी से है और बी का अगर सी से है, मतलब यहां का अवयव किसी और अवयव से जुड़ गया है, तो फिर ए और सी में चाहिए ही चाहिए है। फिर ये रिलेशन आपको ढूंढना ही पड़ेगा, तब जाके वो संक्रामक होगा, वरना वो संक्रामक नहीं होगा। लेकिन जब ए ने मात्र किसी और से रिलेशन बनाया ही नहीं है, ये बस है, और उस कंडीशन में अगर हम पूछे आपसे कि वो संक्रामक है कि नहीं, ये कंडीशन आगे है ही नहीं है, तब भी वो संक्रामक है। कैसे? उदाहरण समझो, बहुत अच्छे से उदाहरण समझिए। ये कंडीशन याद रखनी है। देखो हम आपको कुछ रिलेशन बना के देते हैं। 1 का 2 से, 2 का 3 से, 1 का 4 से एक रिलेशन ये है। दूसरा 1 का 5 से, 2 का 8 से, 3 का 9 से दूसरा ये है। 1 का 1 से, 1 का 2 से, 2 का 1 से एक रिलेशन ये है। एक और देख लो, 1 का 5 से, 3 का 5 से, 5 का 4 से। आ रही बात समझ में? 5 का किससे? 4 से, और चलो 3 का 7 से। एक ये है। ये 4 आपको रिलेशन दिए, तो मात्र हम आपको बेटा समझा रहे हैं। वैसे आपको हमने बार बार बोला कि आप वीडियो को देखते चलें, कोई समस्या है आप कमेंट करके बताओ, लास्ट तक बने रहे, एक एक बात क्लियर होगी आपको। अब ये चेक करो कि संक्रामक है कि नहीं। हमने आपसे क्या बोला? पहले की मित्रता तो दूसरे से हो जाए, अच्छी बात है, हो जाने दो, क्या दिक्कत, संक्रामक है। दूसरे की अगर किससे हो गई? किसी तीसरे से, तो फिर भैया पहले और तीसरे में मित्रता करानी ही पड़ेगी, और अगर करा दी तो संक्रामक है, नहीं कराई तो संक्रामक नहीं है। चेक करो इसमें 1 किससे कनेक्टेड है? 2 से। अब देखो 2 पे खत्म हुई बात, B मतलब 2। अब चेक करो कि 2 की कहीं किसी से है? बिल्कुल है, ये हो गई 2 की किससे? 3 से।
मतलब ये ए है, ये बी है और ये बी है, तो ये क्या है, सी है। 2 पे खत्म, ये 2 से शुरू। तो भैया इन दोनों को मारो गोली, बी से बी अलग करो, ए और किस में दिखनी चाहिए, सी में। चेक करो इस वाले रिलेशन में कहीं ए और सी में मित्रता है, मतलब 1 और 3 में कहीं आपको रिलेशन दिख रहा है। आप बोलोगे सर कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब ये संबंध संक्रामक नहीं है। इतना सिंपल सा काम है। 1 का 2 से था, मतलब ए का बी से था, 2 का 3 से था, मतलब बी का सी से था, तो फिर ए और किस में, सी में, मतलब 1 और किस में, 3 में। लेकिन 1 और 3 में तो कहीं दिखा नहीं, मतलब ये संबंध जो है वो संक्रामक नहीं है। आगे 1 का किससे, 5 से, मतलब ए का किससे, बी से, तो दिख गया। अब चेक करो कि भैया ये 5 पे खत्म हो रहा है, अगला 5 से शुरू होने वाला अवयव है। आप आगे तक गए लेकिन आपने चेक किया कि कहीं 5 से शुरू होने वाला नहीं है, मतलब ये वाला रिलेशन तो आ ही नहीं रहा है। तो जब ये वाला नहीं भी आए तब भी वो संक्रामक है। जब ये और ये दोनों मिल जाए तब ये ढूंढना जरूरी है, वरना यहीं तक करो चेक, पास कर लो। मतलब 1 का 5 से है, 5 का 1 आगे किसी और से है ही नहीं है, मतलब अभी तो ये संक्रामक के लिए पास है। इस अवयव के लिए पूरों को चेक करना है ऐसे, नहीं कि आपने 1 का किया संक्रामक लिख दिया। अब आगे जाओ, 2 का 8 से है, और नया अवयव है, ये तो है। अब अगर ये है और ये हो तो ये जरूरी था। चेक करो 8 से कोई आगे शुरू हो रहा है क्या? आप चेक करोगे तो आप बोलोगे सर कहीं नहीं शुरू हो रहा है, मतलब ये भी संक्रामक के लिए पास है, ये भी संक्रामक है। अभी यहां तक अभी पूरा है कि नहीं ये तो हम चेक करके ही बताएंगे। अभी तक तो हमें ऐसा लग रहा है कि इन 2 के हिसाब से तो संक्रामक है। आगे बढ़े, 3 का 9 से है, 3 का किससे है, 9 से है, मतलब पहला वाला तो है। अब कोई 9 से शुरू होने वाला है क्या इस पूरे में? कहीं नहीं है, मतलब ये भी क्या हो गया, पास। ये हो तो ये जरूरी है। जब यही वाला नहीं मिल रहा है तो फिर भी वो संक्रामक माना जाएगा, फिर आपके लिए आगे चेक ही नहीं करना है। तो ये क्या हो गया, संक्रामक के लिए पास हो गया। आगे चेक करो, 1 का 1 से है, बिल्कुल है, खुद का खुद से हो जाए। और पहली बात तो अगर संक्रामक चेक करना तो खुद को खुद वाला कैंसिल ही कर दो, उसको चेक ही नहीं करो। कोई ज़रूरी नहीं है कि आपको वो वाला चेक करना, मत भी करो, आप तो अलग अलग वाले ढूंढो, बस कोई ज़रूरी नहीं है। चलो 1 का किससे है, 2 से, चेक करना। 1 का किससे है, 2 से, क्लियर। 1 का हो गया किससे, 2 से हो गया। और 2 का अगर आगे 2 से शुरू होने वाला है, बिल्कुल है, 2 से शुरू होने वाला ये है। तो बचे कौन, 1 और 1। ये तो भाई उदाहरण है, उदाहरण में कोई भी रिलेशन दिया और इस हिसाब से तो अगर देखा जाए तो ये भी 1 है, ये भी क्या है, 1 है, मतलब ये इन दोनों का जोड़ा है तो ये यहां दिख रहा, मतलब ये संक्रामक के लिए क्या है, पास है। सीधी बात है। ये एक ऐसी उदाहरण बनाए जिसमें लिखने के दिए तरीके गलत हो सकते हैं, लेकिन कहने का हमारा ये मतलब है कि आपके लिए यही देखना है कि जो अगला वाला जहां खत्म हो रहा है, अगर कोई अवयव वहीं से शुरू हो रहा है तो इसका पहला अवयव और इसका दूसरा अवयव का भी अगर एक जोड़ा दिख रहा है तो फिर वो संक्रामक है। आ रही बात समझ में? कोई दिक्कत? चलो इसमें जाओ, इसको चेक करो। 1 का किससे, 5 से, 1 का 5 से, कोई 5 से शुरू होने वाला है, देखो ये 1 का तो 5 से है, 1 का 20 से हो गया।
अब b का c से मतलब 5 से शुरू होने वाला है, आप बोलोगे बिल्कुल होने वाला है, हम बोलेंगे कहाँ, तो आप बोलोगे सर ये है, मतलब ये 5 से 5 तो कर दो कैंसिल, आपको नहीं लगाने बोली, ये तो हम समझा रहे हैं। तो कौन बचा, 1 और 4। क्या आपके देखो ये इसका इससे है, फिर इसका इससे है, तो आपको क्या चाहिए, ये वाला चाहिए जोड़ा। तो क्या 1 का 4 से है कहीं, और आप चेक करने जाओ तो आप बोलोगे सर कहीं भी 1 का 4 से नहीं है। जब इसी के लिए संक्रामक नहीं आ गया तो फिर इनको चेक करने की जरूरत नहीं है, ये संक्रामक नहीं है। किसी एक के लिए भी अगर नहीं शब्द यूज हो गया तो वो सबके लिए है फिर। तो ऐसे रिलेशन फिर संक्रामक नहीं होते हैं, ये होता है संक्रामक संबंध। मतलब पहले का दूसरे से है और दूसरे का अगर तीसरे से है, पहले का दूसरे से, दूसरे का तीसरे से, तो फिर चाहिए पहले का तीसरे से। और बेटा अगर पहले का मात्र दूसरे से है और ये है ही नहीं है, कहानी खत्म, वो संक्रामक ही माना जाएगा, फिर आपको चेक करने की आगे जरूरत नहीं है। लेकिन सब अवयवों के लिए बोल रहा है, नहीं कि आपने एक अवयव का चेक किया बाकी के चेक नहीं किए, सबके चेक करो। अगर सब में ये कंडीशन फॉलो हो गई तो फिर वो संक्रामक है। किसी एक के लिए अगर वो संक्रामक नहीं शब्द यूज हो गया तो फिर वो सबके लिए है। तो ये होता है संक्रामक संबंध। आगे आता है जो लास्ट में संबंध समझना है, वो है तुल्यता संबंध। और तुल्यता संबंध मतलब कुछ नहीं है इसको समझने में। तुल्यता संबंध का मतलब क्या होता है, बड़ा सिंपल सा काम है। मान लो आपने जो रिलेशन निकाले और वह रिलेशन स्वतुल्य भी है, वह रिलेशन सम्मित भी है, और वह रिलेशन संक्रामक भी है। अगर कोई भी संबंध स्वतुल्य है, सम्मित है और संक्रामक है, तीनों स्वतुल्य भी, सम्मित भी, संक्रामक भी, अगर किसी भी रिलेशन में ये तीनों नियम लग रहे हैं, वो स्वतुल्य भी आ रहा है, वो सम्मित भी आ रहा है, वो संक्रामक भी आ रहा है, तो फिर उसे हम बोलते हैं तुल्यता संबंध। उसे हम क्या बोलते हैं, तुल्यता संबंध। और अगर इन तीनों में से कोई एक भी नहीं है तो फिर वह तुल्यता संबंध नहीं होता है, ये इसकी पहचान है। तीनों हैं, कोई रिलेशन स्वतुल्य भी है, सम्मित भी है, संक्रामक भी है, तो फिर वो तुल्यता संबंध कहलाता है। और तीन में से कोई एक भी नहीं है तो फिर वो तुल्यता संबंध नहीं कहलाता है। ये होती है तुल्यता संबंध की पहचान। और ये अभी मात्र आपके लिए बेसिक नॉलेज था संबंध के प्रकारों का। और अगर आपने ये वीडियो अच्छे से देखा है, समझा है, तो आने वाले जो क्वेश्चन हैं, कल हम उदाहरणों की शुरुआत करेंगे और वो उदाहरण आपको अब बिल्कुल इजी तरीके से समझ में आने वाले हैं। तो आपको इतना रिवीजन करके आना है कि किसे हम स्वतुल्य बोलते हैं, कैसे हम सम्मित की पहचान करते हैं, कैसे हम संक्रामक की पहचान करते हैं, और तुल्यता वो कब होता है। क्लियर यहाँ तक की बात समझ में आ रही है? तो ये आप सब कुछ पढ़ के आओ। आपको अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट करके ज़रूर बताना। आपको वीडियो कैसा लगा ये लेकिन ज़रूर आपको कमेंट करके बताना है कि सर आपकी बात हमें समझ में आई है कि नहीं आई है। साथ ही चैनल को लाइक भी करें, ठीक है? चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और अपने बहुत सभी दोस्तों के लिए क्या करें, शेयर करें, ताकि मैथ्स हम बहुत अच्छे तरीके से सीख सकें। ठीक है? अगर आपको क्लास 12th फिजिक्स की भी तैयारी करनी है तो आप इसी चैनल पर हमारे द्वारा फिजिक्स की भी तैयारी कराई जाती है, आप उसके भी वीडियो जाकर जरूर देखें। ठीक है? तो ये पढ़ के आओ। कल हम इसके एग्जाम्पलों की शुरुआत करेंगे 1.1 प्रश्नावली के, और साथ में हम प्रश्नावली भी पढ़ेंगे। ठीक है?